जो आपका डिसऑर्डर होते हैं, अधिगम अक्षमता होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक, एक एक करके। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपको क्लास मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो। देखो आज की वीडियो छोटी होगी और बड़ी महत्वपूर्ण होगी, और एक बारी में आज आप लोग इन लर्निंग डिसऑर्डर के जितने भी नाम है उनको बहुत इजीली समझ जाओगे। मेरे ख्याल से दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक एक करके मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं। जी सभी को गुड इवनिंग, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। अब असल में आपके सीटेट के सिलेबस में एक पूरा चैप्टर है लर्निंग का, यानी अधिगम का, जिसमें आपको लर्निंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं, और कभी रेयर चांस होता है लर्निंग से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। और उसी का एक छोटा सा पार्ट है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकता है, सीडीपी में पूछ ले, यूएस पूछ ले, मैथ्स पूछ ले, लैंग्वेज पूछ ले, सोशल साइंस या साइंस, किसी में भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए जो चैप्टर का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सीखने में जो डिसेबिलिटीज होती है उसी को कहा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम विकार। अब आप लोग कोई भी चीज सीख रहे हो, मान लीजिए आप लोग मुझसे सीडीपी सीख रहे हो या हिंदी सीख रहे हो, तो सीखने के दौरान मान लीजिए किसी को कोई सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा, चीजों को कोई सही तरीके से लिख नहीं पा रहा, ठीक है, तो या कोई सही तरीके से बोल नहीं पा रहा, तो सीखने में जितनी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है उन सभी को कहा जाता है लर्निंग डिसऑर्डर, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब ये होती कितने टाइप की है उनके बारे में पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में आती है। इसको आप लोग समझ गए कि सीखने की क्षमता या योग्यता में जो कमी आती है उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए पहला होता है इसमें आपका डिसलेक्सिया, ठीक, और मेरे ख्याल से सीटेट के इतिहास में सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। वैसे सभी पूछे जाते हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा पूछा गया है। डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार। अब देखिए बच्चा जब कोई भी चीज को पढ़ता है या आप लोग भी किसी चीज को पढ़ते हैं, तो पढ़ने में अगर किसी को प्रॉब्लम फेस आ रही है, कोई फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहा, कोई सही तरीके से क्रम वाइज नहीं पढ़ पा रहा, या चीजों को उल्टा सीधा पढ़ रहा है, तो पढ़ने से संबंधित ए टू जेड जितने भी विकार होंगे उसको कहा जाएगा आपका डिसलेक्सिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डिसलेक्सिया कहा जाएगा, जिसमें बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करता है, ये होता है आपका डिसलेक्सिया। अच्छा एक चीज और, जो आपका सीटेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना, मतलब जो मैंने आपको नोट्स के अंदर दे रखे हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2011 से लेकर 22 तक के, शायद कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा जिसका आंसर आप ना दे पाओ, सभी का आंसर आप लोग दे दोगे आज की वीडियो को देखने के बाद, बस इनको समझ लेना, ठीक। जैसे मैंने कहा डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार, यानी पढ़ने से संबंधित जितने भी तरीके के डिसऑर्डर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके डिसलेक्सिया हो जाएंगे, ठीक। दूसरा नाम है आपका डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया होता है आपका लिखने से संबंधित विकार। अच्छा देखिए मैं आपको साथ के साथ कुछ ट्रिक भी बताते जाता हूं। अब देखिए डिसग्राफिया में क्या आ रहा है, ग्राफ आ रहा है, और ग्राफ पर क्या काम किया जाता है, ग्राफ पर लिखा जाता है। तो लिखने से संबंधित जितने भी विकार हो जाएंगे, बच्चा सही से नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, या उल्टा चीजों को लिख रहा है, या बच्चा बी को डी लिख देता है, जैसे सीटेट में पूछा गया है ना, बच्चा सो को वॉज लिख देता है, तो लिखने से संबंधित जितने भी विकार हो जाएंगे उसको कहा जाएगा आपका डिसग्राफिया कहा जाएगा। इसको ग्राफ से समझ सकते हो कि ग्राफ पर क्या काम किया जाता है, ग्राफ पर लिखा जाता है, ठीक। तो दो विकार हो गए, डिसलेक्सिया और आपका डिसग्राफिया। आगे देखते हैं अगला विकार आपका डिसकैलकुलिया। अब देखिए डिसकैलकुलिया के अंदर क्या साउंड आ रही है, कैलकुलिया की, कैलकुलिया की मतलब कैलकुलेटर की साउंड आ रही है। अब कैलकुलेटर पर क्या काम किया जाता है, कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन की जाती है। तो इससे सिंपल सी ट्रिक से आपको समझना है कि डिसकैलकुलिया के अंदर आपका मैथ से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है ए टू जेड, वो सभी होती है आपकी डिसकैलकुलिया होती है। क्या होती है? डिसकैलकुलिया। इसमें ट्रिक से याद कर सकते हो, कैलकुलिया मींस कैलकुलेटर, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया। अगला देखते हैं अगला कौन सा विकार है। अगला विकार आपको दिया हुआ है डिसमोर्फिया। अब देखिए डिसमोर्फिया के अंदर क्या आ रहा है, मोर। अब इससे आप लोग समझना, डिसमोर्फिया के अंदर क्या आ रहा है, मोर। अब मान लीजिए एक बच्चों को मोर दिखा और उसी को थोड़ी देर बाद एक मुर्गा दिखा, ठीक है, लेकिन बच्चा इन दोनों की जो फिजिकल जो शेप है उसमें डिफरेंस पैदा नहीं कर पा रहा। बच्चा मुर्गे को भी मोर कहता है और मोर को मुर्गा कहता है, मतलब उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर बच्चा भ्रम की स्थिति में जा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है बच्चा। तो जब शारीरिक बनावट के आधार पर बच्चा भ्रम की स्थिति में चला जाए, कंफ्यूज हो जाए, तो वो हो जाता है आपका डिसमोर्फिया हो जाएगा आपका। और डिसमोर्फिया के अंदर आपका क्या आ रहा है, मोर। तो मोर और मुर्गा से इस ट्रिक से आप लोग याद कर लेना, जब बच्चा मोर और मुर्गा दोनों को एक जैसा समझना शुरू कर देता है, ये हो जाएगा आपका डिसमोर्फिया हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक है, इन ट्रिक के माध्यम से आपको कभी भूल नहीं पाओगे इन सबको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा विकार है।
डिसमोर्फिया के बाद बात करते हैं डिसफेजिया। अब देखिए फेजिया के अंदर क्या आ रहा है, ये होता है आपका भाषा से संबंधित विकार, जब कम्युनिकेट नहीं कर पाता बच्चा सही से। डिसफेजिया के अंदर आ रहा है फेज, यानी फंस गया बच्चा, यानी बोलते टाइम बच्चा फंस गया। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए छोटी बच्ची है, इसको अपने पापा से मम्मी से बात करनी है, तो इसको बहुत सारी चीजें कहनी है, ठीक, बहुत सारी चीजें कहनी है, बहुत सारे अपने विचारों को अव्यक्त करना है, लेकिन कह नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि भाषा से संबंधित विकार है, सही तरीके से अपने विचारों को अव्यक्त नहीं कर पा रही है। तो जब ये बोलते टाइम फंस रही है, अपने विचारों को अव्यक्त नहीं कर पा रही है, तो हो जाएगा आपका डिस्फेजिया हो जाएगा, यानी भाषा से संबंधित आपका विचार हो जाएगा, जब बच्चा कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पा रहा। 5 विकार हो गए। अगला विकार आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया होता है आपका शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, जब बच्चा अपनी आंखों का और हाथों का कॉन्टैक्ट सही तरीके से नहीं बना पाता। अब देखिए आप लोग सिंपल से एक काम करना, जैसे मेरे हाथ में पेन है, अब मैंने इसको उछाला और मैंने पकड़ लिया, आप लोग भी पकड़ सकते हो, शायद कोई इससे छूट भी जाएगा लेकिन दोबारा में पकड़ लेगा, ठीक है। जैसा आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और मैं जाके देखूंगा, आप लोग भी देखना, तो जब बॉल को कैच पकड़ते हैं तो प्लेयर आराम से कैच पकड़ लेता है, अगर कोई छोड़ देगा तो, लेकिन 2-3 बार अगर वो दोबारा बॉल दी जाएगी तो पकड़ जरूर लेगा। लेकिन अगर बच्चा कई बार में भी नहीं पकड़ पा रहा, अगर बच्चा बॉल आ रही है तो हाथ उसका यहां पर है और देख यहां पर रहा है, यानी अपनी आंखों का और अपने हाथों का कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, आपस में तालमेल नहीं बना पा रहा, माइंड मसल्स कांटेक्ट नहीं बना पा रहा, तो आपका डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, कि अगर उसकी तरफ को बॉल फेंकी तो हाथ इधर कर रहा है और देख बॉल की तरफ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। 6 समझ गए आप लोग, आगे देखते हैं। अगला विकार है आपका डिस्थीमिया। अब देखिए इस पूरे चैप्टर की बेसिकली थीम क्या निकल कर आ रही है, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक। इस पूरे चैप्टर की जो आपकी थीम निकल कर आ रही है वो तनाव से संबंधित थीम निकल कर आ रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बच्चों को डिसऑर्डर हो जाएंगे तो बच्चा तनाव में ही रहेगा, ठीक है, सही तरीके से किसी चीज को सीख नहीं पाएगा। तो बेसिकली डिस्थीमिया होता है आपका तनाव से संबंधित विकार। ये छोटे बच्चों में क्या, बड़े बच्चों में भी होता है, आप लोगों के अंदर भी है, ठीक है, कि हमको जॉब लेना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो तनाव के दौर से आप लोग गुजर रहे हो, लेकिन इतना तनाव नहीं है कि आप इसके आदी हो जाओ या आप डिप्रेशन में चले जाओ, वो नहीं है आपका, ठीक। तो डिस्थीमिया हो जाएगा आपका तनाव से संबंधित विकार। तो फ्रेंड्स ये 7 वो महत्वपूर्ण विकार थे जो मैंने आपको बताए और जो सीटेट के एग्जाम में कभी इनसे बाहर नहीं गया। इन्हीं 7 विकार से आपके एग्जाम में आज तक सीटेट में क्वेश्चन आए हैं और आगे भी क्वेश्चन यही से आपके पूछे जाएंगे। तो 7 विकार आपको बताए, 7 आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे, ट्रिक से भी बताए। लेकिन लर्निंग डिसऑर्डर के अंदर मैंने अपनी तरफ से कुछ और डिसऑर्डर लिए जो इस बार आपके सीटेट के एग्जाम में ऑनलाइन में काफी पूछे गए थे, और आई थिंक इनका प्रचलन आपका सीटेट के 2018-19 पेपर से काफी शुरू हो गया है, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जैसे एक आपको देखने को मिलता है जो डिसऑर्डर है जिसका नाम है ADHD, आजकल काफी चल रहा है, खासकर टीचिंग एग्जाम में बहुत चल रहा है, ठीक है। ADHD जिसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसका मतलब होता है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर, ये होता है आपका ADHD की फुल फॉर्म होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, इसके नाम से पता चला ना, अटेंशन डेफिसिट, यानी अटेंशन की कमी होती है। जैसे आप लोग अभी कुछ वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग का ध्यान यहां पर नहीं है, कमेंट बॉक्स में ध्यान लगाकर रिप्लाई दे रहे हैं, और पूजा जी कैसे हो आप, ठीक है, क्या काम कर रही हो आप, इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं यहां पर। लेकिन ये विकार नहीं है, अगर मैंने कहा भाई ध्यान से पढ़ लो वरना ब्लॉक मार दूंगा, ध्यान से पढ़ लो वरना आपका जॉब नहीं मिलेगी, तो आपका ध्यान लग जाएगा, तो ये आपका डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा प्रॉपर्ली ध्यान नहीं लगा पा रहा, कितना भी उसको प्रैक्टिस करा ली, सब चीज करा ली, ध्यान नहीं लगा पा रहा, तो उसके अंदर आपको ये विकार देखने को मिलेगा। और दूसरी टर्म होती है इसमें हाइपर एक्टिव, यानी बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव मिलेगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे कमेंट के अंदर अपना आंसर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हैं, अपने एक ही क्वेश्चन को पूछना है उसको बहुत जल्दी जल्दी कॉपी करते हैं। छोटे बच्चे का हाथ में आपने रिमोट फोन दे दिया, उसके सारे बटन एकदम बहुत जल्दी चला देंगे, बहुत हाइपर एक्टिव वो देखने को मिलेंगे। अगर ये पेन उनके हाथ में दे दिया ना, पता नहीं से ऐसे करके पूरे को मतलब इतनी जल्दी जल्दी चलाएंगे, ठीक है, तो हाइपर एक्टिव रहते हैं बहुत ज्यादा। तो आप लोग समझ गए ADHD का मतलब अटेंशन डेफिसिट, यानी अटेंशन की कमी होती है, अटेंशन का अवधान होता है, और हाइपर एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, अति सक्रिय होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक। तो इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, ये होता है आपका ADHD, ठीक। इसको आप लोग यहां तक समझ गए, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं एक एक्ट की जो सीटेट के अंदर आपका बहुत पूछा जा रहा है, और ये जो एक्ट है इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है पूरे एक्ट को, ठीक। हाँ जी, हाँ लाइक डाल दो, ठीक है। देखिए इस एक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस एक्ट का नाम है आपका RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है।
यानी जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके कुछ अधिकारों की बात करता है। और वो बात कौन करता है? वो बात करता है ये वाला एक्ट कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब सीटेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस एक्ट से पूछे गए। मैंने कहा ना 2018-19 से ये पैटर्न चेंज हुआ और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से काफी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आए। अब देखिए इस एक्ट के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आना है आपका। आरपीडब्ल्यूडी की मैंने आपको बता दी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी जो दिव्यांग लोग हैं, जो डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं, उनके क्या क्या अधिकार दिए गए, इस एक्ट की बात करता है ये, जो आपका 2016 में संसद द्वारा पारित हो गया था। सीटेट के एग्जाम में खाली यही पूछ लिया कि संसद द्वारा हाल ही में कौन सा एक्ट दिव्यांगों के लिए लागू हुआ था, तो सीधा नाम है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ठीक, ऑनलाइन पेपर में आपका पूछा गया था, जो भी आपका दिसंबर के अंदर हुए थे। ठीक, तो संसद द्वारा जो ये पारित हुआ था 2016 में, इस एक्ट को पारित किया गया था, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को। अब इस एक्ट को आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली पूरा 37 पेज का ये पूरा एक्ट है, 37 पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर जो जो डिसेबिलिटी से संबंधित लोग हैं या इन विकार से संबंधित लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, इस एक्ट के अंदर उनके अधिकार की बात की गई है, उनके शिक्षा की बात की गई है, उनसे संबंधित जितने भी पहलू होने चाहिए, उनके अधिकार होने चाहिए, उन सभी का जो विवरण है इस एक्ट के अंदर दिया गया है। तो 37 पेज की इस पीडीएफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी चीज मैं अभी आपको इसके बारे में बता रहा हूं, इसको कर लेना, यही से क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आता है। ठीक, अब देखिए जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, ये पहले 1995 में आया था, लेकिन इसके स्थान पर आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 लाया गया, ये इसका संशोधित रूप लाया गया, मॉडिफाई लाया गया। पीडब्ल्यू एक्ट 2016 में, पीडब्ल्यू एक्ट 1995 में, जो पहले 1995 में जो एक्ट था, उसमें 7 प्रकार की विकलांगता थी। ठीक, कितने प्रकार की विकलांगता? 7 प्रकार की विकलांगता थी। बेसिकली विकलांग वर्ड आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आया था कि विकलांग वर्ड यूज नहीं होगा, दिव्यांग शब्द यूज होगा, तो आपको दिव्यांग यूज करना है ऐसे लोगों के लिए। तो पहले जो एक्ट था उसमें 7 तरीके की दिव्यांगता बताई गई थी, लेकिन जब इस एक्ट में संशोधन हुआ, 2016 में संशोधन हुआ, तो इसमें जो दिव्यांगता की थी वो 7 से बढ़ाकर 21 तरीके की दिव्यांगता कर दी। और यहां से आपकी 2 दिव्यांगता आपके सीटेट के एग्जाम में आती है, अभी बताता हूं कौन सी है वो। ठीक, तो दिव्यांगता कितनी हो गई? 7 से बढ़कर 21 हो गई। और साथ में यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई और भी विकलांगता है, तो उसको भी यहां पर जोड़ा जा सकता है, 21 से बढ़ाकर और भी आगे करी जा सकती है। ये थोड़ी सी बेसिक डिटेल मैंने आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में बता दी। अब देखिए जो इसकी जो विकलांगता है, उसके बारे में पढ़ने से पहले इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। ये पॉइंट आपके एग्जाम में काफी आते हैं। तो इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां क्या है दिव्यांग लोगों के लिए? कि जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और उनसे गैर भेदभाव रखना है, उनसे भेदभाव नहीं रखना आपको। ठीक है, जो दिव्यांग लोग हैं, मान लीजिए कोई सही से देख नहीं पाता, अब इसके अंदर जो कैटेगरी थी 21, उसके अंदर कौन कौन सी दिव्यांगता थी? अंधापन, बहरापन, बोनापन। जो एसिड अटैक से पीड़ित जो लोग हैं, एसिड डाल देते हैं, खासकर लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर देखने को मिलता है, एसिड डाल दिया। तो जो ऐसे एसिड अटैक से पीड़ित है या इस तरीके की दिव्यांगता किसी के अंदर है, तो उन सभी के अंदर आपको कोई मतलब भेदभाव नहीं रखना, अलग नहीं रखना, उन सभी को समान रखना है, इक्वल आपको मानना है। यह युक्ति बताई गई है इस एक्ट के अंदर। उसके अलावा स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना पड़ेगा कि बच्चे ने कितना अचीवमेंट अब तक हासिल करा है, किस तरीके से बच्चा पढ़ रहा है। उसके अलावा जो किताबें होती है, टीएलएम होती है, उसको आदि को उपलब्ध करा जाए। किसके लिए उपलब्ध करा जाए? दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध करा जाए, यह कहता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अगर आपने एनईपी 2020 को सही से पढ़ा होगा, मैं इसको पढ़ा चुका हूं अच्छे तरीके से कई बार, वरना आप लोग जाके देख लीजिए वीडियो के अंदर। तो एनईपी 2020 भी दिव्यांग लोगों के लिए काफी चीज कहता है। वो कहता है कि जो बच्चे रहते हैं उनको अच्छी खासी बुक्स, टीएलएम या तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उनको एक एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा जाए। मतलब जो उनका स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा सहूलियत के साथ चीजें सीख सके। मान लीजिए कोई बच्चा चल नहीं पाता सही से, तो जो उसकी व्हील चेयर है उसकी सुविधा ऐसी होनी चाहिए ताकि वो सीढ़ियों के बजाय किसी और दूसरे माध्यम से इजीली ऊपर चढ़ जाए। या बच्चे की जो क्लासेज है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हो जाए, वो किसी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर नहीं होनी चाहिए। इस बात को एनईपी 2020 कहता है। तो ये दिव्यांग लोगों के लिए कुछ बातें कही गई है, इसको आप लोग समझ गए। ठीक, ये सभी वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में यानी सीटेट के एग्जाम में पूछे गए। अब देखिए जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई है। 21 आपको नहीं पढ़नी, जैसे अंधापन, बहरापन, बोनापन, एसिड अटैक से पीड़ित, या फिर सही से मतलब जो आपकी और डिसेबिलिटीज होती है, 21 नहीं पढ़नी पूरी, आपको 2 पढ़नी है। उन 2 में एक आपके सामने
जो स्क्रीन पर आ गई और जो सीटेट वालों की बड़ी फेवरेट रहती है, ओटिज्म। ओटिज्म का मतलब है सवलीनता, हिंदी में बात करें आत्म केंद्रित। देखिए इसके नाम से पता चला, सवलीनता यानी जो आदमी खुद में लीन रहता है, दूसरों से बहुत ज्यादा कम दूसरों से बहुत कम बात करता है, बहुत कम इंटरेक्ट करता है, क्वेश्चन का आंसर भी बहुत कम देता है, अपनी मस्ती में ही रहता है, ठीक है, ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखता। तो ये होता है आपका ओटिज्म, ठीक। अब इसमें देखिए क्या होता है, सवलीनता वाले का एक एग्जाम्पल आपको दूं। जैसे आपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखा होगा, तो उसमें एक बार अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और जैकी श्रॉफ आए थे। तो उसमें अभिषेक बच्चन बताते हैं कि मतलब जो टाइगर श्रॉफ है वो बहुत लिमिटेड आदमी है, बहुत ही ज्यादा कम बोलते हैं, सवलीन रहते हैं, अपने में लीन रहते हैं। अभिषेक बच्चन ने उनसे पूछा कि ओ टाइगर कैसे हो। अभी उसने कुछ बोला नहीं मुझसे, उसने कहा बस बढ़िया। उसने कहा और क्या कर रहे हो, उसने कहा कुछ नहीं बस मतलब एक्सरसाइज में कर रहा हूं। उसने कहा और आपकी मतलब कुछ भी चीज पूछा तो मैं बढ़िया हूं। मतलब वो इतना लिमिटेड आदमी है जो टाइगर श्रॉफ है, बहुत ही कम बोलता है और बहुत ही कम अपने विचारों को व्यक्त करता है। फिल्मों में तो खूब बोलता है, लेकिन उसके अंदर सवलीनता देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सवलीनता में जो आदमी होता है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, सोसाइटी से बिल्कुल कनेक्ट हो मतलब कट जाता है सोसाइटी से, और बहुत कम इंटरेक्ट कर पाता है सवलीन जो आदमी होता है। और जो उसका व्यवहार होता है ना, उसको बार बार रिपीट करता रहता है। ये सीटेट में बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। यानी जो उसका जो व्यवहार होता है उसका बार बार रिपीटेशन करता रहता है अपने व्यवहार का, तो ये पाई जाती है, सवलीनता पाई जाती है, ठीक है। जैसे वो टाइगर श्रॉफ बहुत कम रहता है, जैसे पहले टाइम में क्रिस गेल था, बहुत चुपचाप रहता था, अब तो खूब मस्ती इंजॉय करता है वो, ठीक। तो ये होता है आपका सवलीन होता है, ओटिज्म होता है। अब सीटेट में जो सबसे ज्यादा चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी ये कि यह दिव्यांगता सामाजिक संचार यानी सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूछी जाती है ओटिज्म से संबंधित आपके पेपर में, कि जो सोशल कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम लोग आपस में क्या काम कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक। मतलब जो हम आपस में बोलते हैं, एक दूसरे से, अपने फैमिली से बोलते हैं, टीचर से बोलते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बनती है वो बनती है सवलीन, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत कम बोलता है। जैसा अभिषेक बच्चन ने कुछ भी पूछा, उसने सिंपल ऐसा आंसर दे दिया अपने इशारे से, ठीक है। तो सोशल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है जो सवलीनता वाला बच्चा होता है। सवलीन को आप लोग समझ गए, ये पहला विकार है। इसका दूसरा विकार जो इस बार सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में काफी देखने को मिला, जिसका नाम है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के नाम से ही आपको देखने को मिलेगा। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको गामक या गतिमान अक्षमता कहते हैं, जो ये अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी होती है, ये आपकी शरीर से जुड़ी हुई होती है। यानी जिसमें जो मसल्स होते हैं, हमारे शरीर जो होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता, सही तरीके से चल नहीं पाता, ये होती है आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी जो आपके शरीर से जुड़ा हुआ विकार होता है आपको। अगर इसमें क्या होता है, बच्चा सही से चल नहीं पाता, कूद नहीं पाता, हाथ में कोई वस्तु पकड़ नहीं पाता, जैसे मैंने पेन पकड़ा हुआ है, तो इसमें बच्चा इसको भी सही तरीके से नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के बारे में बातें दी गई है, ठीक है। तो जिसमें बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है, ठीक है, जैसे बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है, तो शरीर से जुड़े हुए जितनी भी चीज हो जाएगी जिसमें बच्चा अपने मसल्स का यूज नहीं कर पा रहा होगा, वो आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हो जाएगी, ठीक। इस पॉइंट को आप लोग समझ गए। तो ये वो दोनों पॉइंट थे आरपीडब्ल्यू एक्ट के, जो मैंने आपको दोनों बताए।